हेलो डीसी फैमिली, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगों की ऑनलाइन लॉ क्लास में। तो देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था अपना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद में अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉन्टीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ये हमारा जो जनरल प्रिंसिपल वाला हम लोग पार्ट कर रहे थे, ये उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में, अभी की क्लास में इस वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अच्छा चैप्टर है। इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्टीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कॉन्टीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। इसको दो पार्ट में हम लोग पहले डिवाइड कर लें, एक तो कॉन्टीजेंट और दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था जब सबसे पहला वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर। लेकिन चलिए दोबारा से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले लेकिन आते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का देखिए मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और जो इवेंट होगा वो कोलेट्रल होगा। अब ये सुनी सुनाई डेफिनेशन लग रही है। मैंने आपको जब वेजरिंग एग्रीमेंट पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना कि लगभग लगभग सेम है। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कॉन्टीजेंट और वेजरिंग में, लेकिन देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अभी फिलहाल वेजरिंग को किनारे रखते हैं, वेजरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्टीजेंट पे आते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो इवेंट होता है ये हमेशा कोलेट्रल होता है। अब कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है उसके सपोर्ट में, यानी कि इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इवेंट हमेशा सपोर्ट में होगा। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है इंश्योरेंस का। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंडेमनिटी गारंटी। तो इंडेमनिटी गारंटी इंश्योरेंस ये बेसिकली कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे सपोज करिए इंश्योरेंस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ली, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मेरे को प्रॉमिस किया कि वो मेरे को 10 लाख रुपए देंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 10 लाख रुपए का। किस चीज का हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस का हो रहा है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हेल्थ इंश्योरेंस का, कितने का? 10 लाख रुपए का। उन्होंने मेरे से क्या बोला कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए या आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो अब देखिए मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? 10 लाख रुपए का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा हमको देगी कब? जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। और हॉस्पिटल में एडमिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये किसी के बस में तो नहीं है। तो देखिए ये क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना ये हो गया इवेंट जो कि अनसर्टेन है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर एक साल के अंदर, देखिए ये सबको पता होगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो 1 साल का होता है, ये तो पता है ना सब लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का होता है। तो अब अगर 1 साल के अंदर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर 1 साल निकल गया, मैं बीमार नहीं पड़ा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी तो भी पैसा देगी? तो फिर कोई पैसा नहीं मिलेगा ना। तो यहां पर देखिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हैपनिंग पे बेस्ड है तो वो इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है तो वो इवेंट नहीं हुआ तो फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया हैपनिंग का, अब नॉन हैपनिंग का ले लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि यार कल बारिश अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। तो देखिए यहां पर इवेंट क्या हो गया?
यहां पर इवेंट बारिश हो गई, रेन हो गई, तो अगर कल बारिश नहीं हुई तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर बारिश हो गई तो क्या मिस्टर ए पैसे देंगे? नहीं देंगे। तो इस तरीके के से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा इवेंट जो किसी के बस के बाहर हो, जो किसी के बस की बात ना हो, जो किसी के चाहने और ना चाहने के ऊपर डिपेंड ना करता हो, तो ऐसे अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया होगा। देखते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। सेक्शन 31 से लेकर के सेक्शन 36 तक आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख रुपए देगी, लेकिन कब देगी? अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो हॉस्पिटल में एडमिट होना क्या हो गया? हॉस्पिटल में एडमिट होना कंडीशन हो गई। तो इस वजह से कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जहां पर परफॉर्म करना होगा या नहीं करना होगा, यह डिपेंड करता है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर। डेफिनेशन एक बार देखते हैं। अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। देखिए, अभी मैंने बताया किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए होता है। समथिंग इफ सम इवेंट कोलेट्रल। अब देखिए, ये जो इवेंट है ये कोलेट्रल है। जैसे मेन कॉन्ट्रैक्ट, अब इंश्योरेंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आईसीआईसीआई के साथ में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मेरे को क्या प्रॉमिस कर रहा है? 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन कब देगा? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट होना क्या है? ये कोलेट्रल इवेंट है, यानी कि ये सपोर्ट में है। मेन कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होने का नहीं हो रहा है। मेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो रहा है? 10 लाख रुपए का हो रहा है। हॉस्पिटल में जाना या ना जाना, इसको बोला जाएगा इवेंट, और ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट में होता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट इसका नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट में होता है। कोलेट्रल का मतलब इन सपोर्ट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर ये हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। अभी मैंने आपको बताया कि इवेंट हमेशा फ्यूचर का होना चाहिए, यानी आगे का होना चाहिए, और दूसरा हमेशा अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि इवेंट हमेशा अनसर्टेन होगा। इट मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा देखते हैं। द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, सपोर्ट में, इंडिपेंडेंट और नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन प्रॉमिस। ये प्रॉमिस का पार्ट नहीं होता है, प्रॉमिस के सपोर्ट में होता है। अभी मैंने बताया मेन प्रॉमिस किस चीज का है? 10 लाख रुपए का। इवेंट क्या है? हॉस्पिटल में एडमिट होना। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके सपोर्ट में है। मेन कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होने का नहीं है। आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनफोर्सिएबल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा? अगर इस इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये इवेंट हुआ, यानी कि अगर मैं बीमार पड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, और अगर बीमार नहीं पड़ा, यानी कि इवेंट हैपन नहीं हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। ओनली व्हेन द इवेंट हैपेंस और डजंट हैपन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यानी जिस तरीके का है, टू डू और नॉट टू डू, ये जिस नेचर का भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया कि इवेंट अब हो ही नहीं पाएगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब जैसे एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि यार मुंबई से एक शिप आ रही है, ठीक है। ए ने बी से बोला कि यार मुंबई से एक शिप आ रही है, अगर ये शिप आ गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। मिस्टर ए ने बोला अगर ये शिप आ गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो अब देखिए, शिप का आना एक इवेंट हो गया जो अनसर्टेन है। भाई, शिप डूब भी सकती है और आ भी सकती है, रिस्क है। अब यहां पर अगर ये शिप आ गई
तो मिस्टर ए को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कि ये शिप रास्ते में डूब गई, यानी अब जब शिप ही डूब गई है तो आना इंपॉसिबल हो गया, यानी कि अब इवेंट इंपॉसिबल हो चुका है, अब इवेंट नहीं होगा। तो अगर इवेंट नहीं हो रहा है, इन्होंने क्या बोला था कि अगर शिप आई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अब शिप डूब गई है तो इसका मतलब शिप कभी नहीं आएगी, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है कि अगर इवेंट हो पाना इंपॉसिबल हो गया है तो फिर वहां पर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उम्मीद है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। A promises to pay B ₹10,000 if B's house is burned। यहां पर A ने B को प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हारे घर में आग लग गई, अगर तुम्हारा घर जल गया तो उस केस में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो यहां पर परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके घर के जलने के ऊपर, हाउस बर्निंग के ऊपर। अगर हाउस बर्न हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर हाउस बर्न नहीं हुआ तो परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेंस इट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। A promises to pay B ₹5,000 if it rains tomorrow। It is contingent on a future uncertain event। भाई बारिश होना किसी के हाथ में थोड़ी ना होता है, तो ये फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, तो इस वजह से इसको भी बोला जाएगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले डिपेंडेंट ऑन अ इवेंट। अब देखिए इवेंट मेन पार्ट नहीं होता है, इवेंट हमेशा कोलेटरल कहा जाता है, यानी कि सपोर्ट में कहा जाता है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है एक इवेंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अभी बताया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से बोला कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख रुपए देगी, लेकिन कब देगी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का देना, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा देना डिपेंड करता है मेरे बीमार होने के ऊपर और मेरे हॉस्पिटल के एडमिट होने के ऊपर। तो यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा डिपेंड करती है इवेंट के होने या ना होने के ऊपर। देखिए एक बार, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए। इफ द इवेंट इज सर्टेन लाइक सनराइज इट इज नॉट कॉन्टीजेंट। बिल्कुल, इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए, यानी किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, और ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए जो होगा ही होगा। हमेशा अनसर्टेनिटी होनी चाहिए इवेंट में। इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट में होता है, मेन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, मेन पार्ट प्रॉमिस का नहीं होता है, ये हमेशा मेन पार्ट के सपोर्ट में होगा। Contract is enforceable only on happening or non-happening of the event। If event become impossible, the contract becomes void। सेम वही चीज है जो अभी हम लोगों ने करी। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एक बार। अब देखिए सेक्शन 31 में तो इसकी डेफिनेशन और मीनिंग दी गई है। सेक्शन 32 से लेकर के 36 तक इसके रूल्स दिए गए। सेक्शन 32, सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 है, और सेक्शन 36 है। देखिए इसको चार्ट में समझेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसकी जो थ्योरी अगर आपको डिटेल में याद करना है तो आप इसकी मॉड्यूल की थ्योरी को रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से भी याद करोगे तो भी ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले सेक्शन 32 में आते हैं। सेक्शन 32 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी ये इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल कब होगा, ओनली व्हेन इवेंट हैपन, यानी अगर इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इवेंट हो पाना इंपॉसिबल हो गया तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फिर वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो फिर उसमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब सेक्शन 33 क्या कहता है, बहुत आसान है, इसी से मिलता जुलता है, बस यहां पर क्या लग गया है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी कि सेक्शन 33 कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी इवेंट की नॉन हैपनिंग के ऊपर। अगर ये इवेंट नहीं हुआ
तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये इवेंट हो गया तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसका ठीक उल्टा, जैसे अभी मैंने एक शिप का एग्जांपल लिया कि मिस्टर ए ने बी से बोला कि अगर ये शिप नहीं आई तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो अब देखिए नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये शिप नहीं आई तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर शिप आ गई तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और अगर शिप नहीं आई तो फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर यह कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी इवेंट की नॉन हैपनिंग के ऊपर। ऊपर वाला क्या था, सेक्शन 32 किस चीज का था, हैपनिंग। सेक्शन 33 किस चीज का था, नॉन हैपनिंग। इसको देखते हैं, इनफोर्सिएबल ओनली व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब मान लीजिए शिप रास्ते में डूब गई। अब जब शिप रास्ते में डूब गई इसका मतलब कभी आएगी नहीं, और नहीं आएगी तो फिर मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहां पर इंपॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों उल्टे हैं ना, वो हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये नॉन हैपनिंग के ऊपर। तीसरा देखते हैं, सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बोलता है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। यानी कि ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कोई भी पर्सन कैसा कंडक्ट करता है, उसके कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं एक बार, डिपेंड ऑन हाउ अ पर्सन एक्स। देखिए, ए प्रोमिसेस टू पे बी इफ सी मैरीज डी, इफ सी मैरीज डी इनफोर्सिएबल। तो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको पैसे देगा अगर सी डी से मैरिज करता है। अगर सी डी से मैरिज कर लेता है तो परफॉर्मेंस की जाएगी, लेकिन अगर सी की शादी किसी और से हो गई या डी की डेथ हो गई तो फिर उस केस में तो परफॉर्मेंस इंपॉसिबल है, तो फिर वहां पर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। देखिए ये दो चीजें हैं यहां पर, ये हैपनिंग भी है जो यहां पर पढ़ा, वो भी यहां पर है। यहां पर क्या था, नॉन हैपनिंग, वो भी है। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, बस केवल एक चीज और ऐड हो गई है, फिक्स टाइम। इन दोनों में टाइम फिक्स नहीं था। जैसे यहां पर इन्होंने बोला कि अगर ए विल पे बी ₹5,000 इफ द शिप रिटर्न सेफली। अब यहां पर इन्होंने बोला कि अगर शिप आ गई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। बस इसमें आप टाइम ऐड कर दीजिए, विद इन 6 months। अगर शिप 6 महीने के अंदर आ गई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। यानी कि बस केवल यहां पर टाइम और ऐड हो जाता है। तो बस यही चीज है यहां पर कि ये इवेंट की हैपनिंग अगर हैपनिंग है तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, नॉट हैपनिंग है तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। और दोनों में ही एक चीज कॉमन है, फिक्स टाइम। यानी किसी इवेंट के होने या ना होने, और दोनों ही केसेस में फिक्स टाइम ऐड हो जाएगा। देखिए, enforceable if event occurs or does not occur within that time। देखिए, A will pay B if it rains by 30th June। तो यहां पर देखिए डेट फिक्स हो गई। अगर टाइम जुड़ गया है तो फिर वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में आएगा। डिपेंड करता है कि वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 36 बहुत आसान है, कई बार पढ़ चुके हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। ठीक, तो एक बार फटाफट से देखिए, सेक्शन 31 में क्या था, सेक्शन 31 में मीनिंग और डेफिनेशन थी। सेक्शन 32 में क्या था, सेक्शन 32 बताता है किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन 33 क्या बताता है, नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन 34 क्या बताता है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 35 क्या बताता है, सेक्शन 35 के दो पार्ट हो गए, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। ये क्या बताता है, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग। बस दोनों में एक चीज ऐड हो जाती है, फिक्स टाइम, यानी कि टाइम इसमें फिक्स हो जाता है। और सेक्शन 36 किस चीज का बताता है कि अगर इवेंट ही इंपॉसिबल है, अगर इंपॉसिबल इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर उस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वो इवेंट अगर इंपॉसिबल है तो एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, A will pay B if sun rises from west। कभी ऐसा हो सकता है, सूरज कभी पश्चिम से निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना, तो ये एग्रीमेंट ही
वॉइड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये रूल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ऐसे सेक्शन वाइज लिखिएगा, साथ में रूल का जो थ्योरी है वो मेंशन करिएगा और साथ में एग्जांपल कोट करिएगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप ये मान करके चलिए कि 5 से 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दिया हुआ है। वेजरिंग मैंने आपको बताया, चलिए एक मेन पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसको आप एक बार खुद से पढ़िएगा। 100% अगर वेजरिंग भी समझ में आ गया, कॉन्टिजेंट भी समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए वेजरिंग में मैंने एक चीज आपको जरूर बताई थी, एक मेन चीज जो होती है वेजरिंग में, एक पार्टी को हमेशा फायदा होगा और एक पार्टी को हमेशा लॉस होगा, एक पार्टी हमेशा जीतेगी और एक पार्टी हमेशा हारेगी। लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है कि ना तो कोई पार्टी जीते ना तो कोई पार्टी हारे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। सपोज करिए कि इंश्योरेंस, मैं बार बार इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो हमारी नॉर्मल जिंदगी से रिलेट करता है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख रुपए देगी, यही तो है। अब अगर बाई चांस मान लीजिए कि मैं बीमार पड़ गया तो इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख रुपए का चूना लग गया, उसका नुकसान हो गया 10 लाख रुपए का, भाई देना पड़ा। लेकिन अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो भाई मेरा भी फायदा, मेरी हेल्थ अच्छी रही और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा, उसके भी 10 लाख रुपए बच गए। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ना तो किसी को फायदा हो ना ही किसी को नुकसान हो। लेकिन अगर वेजरिंग एग्रीमेंट है तो एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। एक सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में यही होता है। और दूसरा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होगा और वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा। बस केवल गुजरात और महाराष्ट्र में वेजरिंग को इलीगल किया गया है, अदरवाइज सब जगह पर वो वॉइड है। तो इसको एक बार देखिएगा सब लोग। अब आते हैं आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? क्वासी, क्वासी वर्ड ये अक्सर मिलता है, मैंने आपको बताया क्वासी मौसी। मौसी क्या होती है? मां जैसी, वैसे ही क्वासी भी है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल के जैसा है। जैसे मौसी होती है मां जैसी, मां नहीं है लेकिन मां के जैसी है, वैसे ही क्वासी भी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, इसको इन्फोर्स कराया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक वैलिड एग्रीमेंट हो और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो। प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा तभी एग्रीमेंट बनेगा, और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो ऑफर होगा, ना एक्सेप्टेंस होगी, ना ही एग्रीमेंट होगा, बस केवल और केवल एक चीज होती है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यानी हम इसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं बगैर एग्रीमेंट के, बगैर ऑफर के, बगैर एक्सेप्टेंस के। इसी वजह से इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं एक बार। देखिए अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहां पर वही चीज लिखी हुई है, ये बेसिकली एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट द लॉ क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन। यहां पर लॉ यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एज इफ देयर वर अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। अब देखिए मैंने आपको यह चीज बताई थी, कोई भी आदमी किसी दूसरे के पैसों से अमीर नहीं हो सकता, कोई भी आदमी किसी दूसरे के पैसों से रिच नहीं हो सकता। यह प्रिंसिपल है अनजस्ट एनरिचमेंट, यह एक प्रिंसिपल है जिसपे बेस्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, आप दूसरे पर्सन की कॉस्ट को, आप दूसरे पर्सन के खर्चे को एंजॉय नहीं कर सकते, आप दूसरे पर्सन के कॉस्ट पे अमीर नहीं बन सकते। ये बेस है, ये मेन प्रिंसिपल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए द वर्ड क्वासी मींस एज इफ और रिसेंबलिंग। So a quasi-contractual obligation means an obligation similar to a contract, even though no formal agreement exists between the parties। तो यहां पर कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही ऑफर है ना ही एक्सेप्टेंस है, तो फॉर्मल एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, क्यों? क्योंकि हम इसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं। मीनिंग देखते हैं। A quasi contract is a legal obligation imposed by
law where one person receives a benefit or advantage unfairly at the expense of the another। तो अब यहां पर एक आदमी किसी दूसरे आदमी के एक्सपेंसेस का फायदा उठा रहा है, एक आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहा है गलत तरीके से, तो यहां पर लॉ क्या बोलता है, द लॉ देयरफॉर रिक्वायर्स दैट द बेनिफिट बी रिटर्न और पेमेंट बी मेड फॉर इट। अगर आपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या किसी दूसरे के पैसों का फायदा उठाया है तो यह आपकी एक लीगल ड्यूटी होती है कि आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपको उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। और अगर प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि अगर आपने कंज्यूम कर ली, अब आप वापस नहीं कर सकते, तो आपको उस प्रॉपर्टी के पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। यह ऑब्लिगेशन लॉ क्रिएट करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब मैंने क्या बताया था, एज मच एज अर्न एंड अनजस्ट एनरिचमेंट, नो वन शुड अनजस्टली बेनिफिट एट अनदर्स कॉस्ट। उम्मीद है सबको मीनिंग समझ में आई होगी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए एक लीगल डेफिनेशन यहां पर दी गई है और साथ में कुछ रूल्स भी हैं, इसको देखते हैं। Although not formally defined, quasi contract are recognized under section 62 to 72। अब देखिए 68 से लेकर के 72 तक ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस हैं, which cover 5 specific situation where such obligation arise। तो सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक 5 ऐसी सिचुएशन बताई गई हैं जिसको बोला गया है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएंगे, यानी इन 5 सिचुएशंस को हम कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन है। सबसे पहले तो अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब बताया गया है, देखिए नो पर्सन शुड बी अलाउड टू अनजस्टली इनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। बिल्कुल सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई, आप किसी दूसरे के पैसों से अमीर नहीं बन सकते। भाई मेहनत करो और खुद का पैसा कमाओ। किसी दूसरे के पैसों पे अगर अपनी नीयत डालोगे या किसी दूसरे के पैसों पे अपनी आंख डालोगे तो फिर यहां पर लॉ आपको रोकने के लिए खड़ा हुआ है, फिर लॉ आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज करेगा। भले ही सामने वाले का पैसा या सामने वाले की प्रॉपर्टी आपके पास में गलती से आ गई है, लेकिन तो भी वो आपकी नहीं है। आप केवल उसी चीज को एंजॉय कर सकते हो जो आपकी खुद की कमाई हुई है। अगर किसी दूसरे का पैसा या प्रॉपर्टी आपके पास में है तो यह आपकी ड्यूटी बनती है, और केवल ड्यूटी नहीं, लीगल ड्यूटी बनती है कि आपको वो उसको वापस करना पड़ेगा। देखिए This principle ensures fairness if one party gains a benefit without any lawful reason। अब देखिए कोई भी lawful reason के बिना अगर कोई भी पार्टी से आप बेनिफिट लेते हो, they must compensate the other। तो आपको सामने वाले को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। देखिए if A mistake pays rupees 10,000 thinking B is C's creditor and B keeps the money, the law requires B return it to A even though there was no contract between them। अब देखिए A ने क्या किया, A ने गलती से B को पैसा दे दिया। इसको पैसे देने थे किसको, इसको पैसे देने थे C को, लेकिन इसने गलती से क्या किया, B को 10,000 रुपए दे दिए। ठीक, अब B बहुत शाना था, बी ने ले भी लिए, लेकिन अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है भले ही इन्होंने गलती से आपको 10,000 रुपए दिए, अब 10,000 रुपए आपकी पॉकेट में आ गए, लेकिन तो भी ये आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि ये पैसा गलती से आपके पास में आया है, किसी दूसरे का पैसा है, तो ये पैसा आपको ए को वापस करना पड़ेगा। और अगर आप वापस नहीं करते हैं तो ए के पास में पूरा राइट है कि ए बी के अगेंस्ट में अपने इस राइट को इन्फोर्स करा सकता है। आप देखिए ना तो यहां पर ए और बी के बीच में कोई ऑफर हुआ, ना ही कोई एक्सेप्टेंस हुई, ना ही कोई एग्रीमेंट बना, लेकिन तो भी ए अपने राइट को इन्फोर्स करा रहा है ना, इसी वजह से इसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बगैर किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के हम अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हो। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक मेंशन है राइट्स। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ यहां पर नेचर और फीचर्स दिए हुए हैं।
सबसे पहले तो नो एग्रीमेंट, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया ही कोई ऑफर नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, कोई भी कंसेंट नहीं होती है। इम्पोज्ड बाय लॉ, बिल्कुल ये लॉ के थ्रू इम्पोज होता है। यहां पर जो भी सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है वो किसी भी पार्टी ने खुद क्रिएट नहीं करी है, वो लॉ ने क्रिएट करी है। बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस, तो बिल्कुल ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है ना, ये इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पर डाला गया है। देखिए purpose is to ensure fairness and prevent unjust enrichment. लीगल ऑब्लिगेशन नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, बिल्कुल यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन तो है लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, यानी कि वो लीगल ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रही है। ट्रीटेड एज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट फॉर इन्फोर्सिंग पेमेंट और रिटर्न ऑफ बेनिफिट, तो बिल्कुल इसको देखिए क्वासी का मतलब क्या होता है, एज, सेम एज या एज इफ, इसका मतलब जैसा, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल के जैसा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होती है, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, लेकिन यहां पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो नहीं रहा है, यहां पर केवल और केवल लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन, बिल्कुल भले ही ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, तो भी सामने वाली पार्टी के पास में राइट है, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉम्पनसेशन ले सकती है। देखिए द अग्रीव्ड पार्टी कैन रिकवर कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 62, 68 टू 72। अब देखिए सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक ये 5 सिचुएशंस दी हुई हैं। 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप माइनर के साथ में या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ में कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। लेकिन इसके साथ में मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था कि अगर माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को या इनके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है उसको कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कराता है, यानी जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराता है, और माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन के पास में कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो देखिए मेन प्रोविजन क्या है, मेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता। लेकिन यह एक एक्सेप्शन है, यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही है, यहां पर लॉ ने माइनर की प्रॉपर्टी को लायबल किया है कि लॉ यह कहता है कि भाई चलो माइनर की अगर कोई आदमी मदद कर रहा है तो कम से कम उसको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। तो अगर माइनर के पास में प्रॉपर्टी है तो चलो माइनर पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी। हालांकि अगर माइनर के पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वहां पर माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। और इसको डालने का पर्पज इसमें यही है, क्योंकि अगर इस प्रोविजन को माइनर के साथ में नहीं डाला जाता या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ना डाला जाता तो कोई भी आदमी माइनर की मदद ही ना करता, कोई भी आदमी अनसाउंड माइंड पर्सन की मदद ही ना करता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यार माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, रेस्टिट्यूशन बेनिफिट है नहीं, कुछ भी पैसा हमको वापस मिलेगा नहीं, तो हम मदद करें क्यों। इसी वजह से यहां पर इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है कि भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड होगा तो होगा, हम इसको क्वासी में डाल देते हैं कि अगर आप माइनर की किसी भी जरूरत को या अनसाउंड माइंड पर्सन की किसी भी जरूरत को या ऐसा कोई भी पर्सन जो उन दोनों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उसकी अगर आप कोई भी मदद करते हो, कोई भी नेसेसिटी उसकी पूरी करते हो, तो वहां पर उसके पास में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में। देखिए व्हेन अ पर्सन सप्लाइज नेसेसरीज फूड क्लॉथिंग शेल्टर मेडिसिन, ये सारी की सारी चीजें नेसेसिटी में आती हैं, टू अ माइनर और lunatic or to anyone to whom person is legally bound to support। देखते हैं 69 क्या बोल रहा है, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। अब मान लीजिए किसी दूसरे का पैसा कुछ ड्यू है, यानी जब सपोज करिए कि मुझे अपने घर का हाउस टैक्स देना है और मेरे घर में आप रहे हो, अब गवर्नमेंट का नोटिस आया कि भाई 1 महीने के अंदर अगर हाउस टैक्स पे नहीं किया तो प्रॉपर्टी को बेच करके आपका पैसा रिकवर किया जाएगा। अब आप घबरा गए, अब आपने क्या किया, आपने मेरे से बोला कि सर एक काम करिए, आपके पास में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जमा कर दे रहा हूं। आपने क्या किया, मेरे बिहाफ पर हाउस टैक्स का पैसा जमा कर दिया। पैसा जमा किसको करना था, मुझको,
कर कौन रहा है? आप कर रहे हो। तो क्या वो पैसा आप मेरे से रिकवर कर सकते हो? बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। तो अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ पर कोई भी लॉफुल अमाउंट को पे करता है तो फिर वहां पर उस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। देखिए, व्हेन अ पर्सन पेज मनी विच अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे, यानी दूसरा पर्सन लीगली बाउंड है पे करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो अब आपने हाउस टैक्स पे किया, क्यों किया? क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो भले ही आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे बिहाफ पर पैसा दे रहे हो, लेकिन तो भी वो पैसा आप मेरे से रिकवर कर सकते हो। तो देखिए, द पेयर कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द पर्सन हु वॉज लीगली लायबल टू पे इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ए पेज बीज प्रॉपर्टी टैक्स टू सेव बीज लैंड फ्रॉम बीइंग सोल्ड। ए कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी। सेक्शन 70 देखते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। तो देखिए, इसको अंडरलाइन करिएगा, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अब कोई भी आदमी आपके लिए कुछ भी काम कर रहा है, उसकी इंटेंशन आपको मुफ्त में सेवा देना नहीं है, वो नॉन ग्रेचुअस इंटेंशन के साथ में काम कर रहा है, यानी वो आपको मुफ्त में कोई भी सेवा प्रोवाइड नहीं करा रहा, तो फिर आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए, when a person lawfully does something or deliver goods to another not intending to do so gratuitously and the other person enjoys the benefit, और आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो फिर वहां पर आपको रीजनेबल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब जैसे अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए पेंट्स बीज हाउस बाय मिस्टेक एंड बी एक्सेप्टेड। अब एक गलती से बी के घर में आ गया और उसने व्हाइट वॉश करना शुरू कर दिया। अब उसको भी पता था कि गुरु ये गलती से आया है, व्हाइट वॉश कर रहा है, बाद में पैसा मांगेगा। उसने सोचा इसको करने दो, हम तो कह देंगे यार गलती तुम्हारी है, तुम आ क्यों गए थे। लेकिन कायदे से अगर देखिए तो बी को मना करना चाहिए था ना, लेकिन बी ने मना नहीं किया, उसने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी तब जब उसको पता है कि ये नॉन ग्रेचुअस एक्ट है, यानी कि वो मुफ्त में नहीं कर रहा है, वो बाद में पैसा मांगेगा। तो उसके बावजूद अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको उसको रीजनेबल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर सबको? सेक्शन 70। सेक्शन 71 देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। देखिए, इसको आप मॉड्यूल से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसकी पूरी थ्योरी आप मॉड्यूल से याद कर लीजिएगा, घोल करके पी लीजिएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको खैर मैं आपको डिटेल में भी बताता हूं। देखिए, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का मतलब क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का मतलब है अगर किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि भाई ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, सेक्शन 71 की कैटेगरी में आएगा। और लॉ ये कहता है कि अगर किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो ये उसकी लीगल ड्यूटी होती है कि वो सामने वाली पार्टी को ढूंढे, यानी जो रियल ओनर है उसको फाइंड आउट करे, उसको ढूंढे और ढूंढ करके उसको वो सामान वापस करे। ठीक। और अगर वो नहीं ढूंढता है, वो उस सामान को यूज कर लेता है, तो फिर उस केस में यहां पर फाइंडर को लायबल माना जाएगा, फाइंडर की गलती मानी जाएगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, इससे जो अक्सर क्वेश्चन आता है, एक बार वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि जब अगर आप मॉड्यूल से करोगे भी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अगर सपोज करिए कि एक मिस्टर ए है, इनकी एक शॉप है, ठीक। बी कस्टमर है, वो इनकी शॉप पे आया। सी इनका एक एम्प्लॉई है। अब ए ने सी को बोला कि भाई बी को जो है वो सामान दिखाओ, इनको जो भी इनको सामान लेना है वो दिखाओ। अब सी जो है वो बी को डील कर रहा था। अब डील करते करते बी की कुछ डायमंड की रिंग थी, वो गिर गई। अब बी ने सामान लिया और सामान लेकर के पेमेंट इसने ए को करी और पेमेंट दे करके वो चला गया। जब सामान को रख रहा था वापस अपनी जगह पर, तो सी ने पाया कि ये बी की जो रिंग है डायमंड की, वो बड़ी महंगी रिंग थी, वो सी को मिल गई। अब सी ए के पास में आया, ए से बोला कि सर ये मिस्टर बी आए थे, इनकी अंगूठी जो कि हीरे की अंगूठी है, डायमंड रिंग है, ये गिर गई थी, ये मेरे को मिली है, अगर बी आए तो ये उसको वापस कर दीजिएगा। ए ने बोला ठीक, हम वापस कर देंगे। अब कुछ दिनों के बाद में मिस्टर सी ने मिस्टर ए से पूछा, यानी एम्प्लॉय ने शॉप के ओनर से पूछा कि मैंने आपको जो अंगूठी दी थी, क्या मिस्टर बी उस अंगूठी को ढूंढते हुए आए? मिस्टर ए ने बोला नहीं, वो अंगूठी को तो ढूंढते हुए नहीं आए। तो मिस्टर सी ने इनसे कहा कि ठीक है, अगर वो ढूंढते हुए नहीं आए तो आप वो अंगूठी मेरे को वापस कर दीजिए, मैं उनको ढूंढ करके दे दूंगा। तो ए ने सी को वो रिंग देने से मना कर दिया, वो डिनाई कर दिया।
और ए ने बोला कि भाई मेरी दुकान है, मेरी दुकान में तुम काम कर रहे हो, मेरी दुकान में वो अंगूठी गिरी थी ना, तो उस अंगूठी पे राइट मेरा है। अब समझिएगा असली केस। यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो उसके पास में उस सामान के लिए राइट इन रेम होता है, एक्सेप्ट रियल ओनर। मेरी बात समझ में आई? उसके पास में राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम का मतलब मैंने क्या बताया था? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में अधिकार होना। यानी कि यहां पर फाइंडर कौन हुआ? फाइंडर हुआ सी, क्योंकि सी को तो अंगूठी मिली थी। सी के पास में उस अंगूठी को लेकर के पूरी दुनिया के अगेंस्ट में राइट है, एक्सेप्ट रियल ओनर। केवल और केवल रियल ओनर फाइंडर से वो गुड्स वापस ले सकता है और पूरी दुनिया में कोई भी आदमी उससे वो गुड्स वापस नहीं ले सकता। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सी ए से ये डायमंड रिंग रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल रिकवर कर सकता है। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ठीक है? इसी वजह से मैंने आपको बताया, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इसके पास में हमेशा राइट इन रेम होता है, एक्सेप्ट रियल ओनर। दूसरा, अब जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है, यानी अगर किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है, तो पहला मैं आपको पॉइंट वाइज इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? वो पूरी कोशिश करेगा कि रियल ओनर को ढूंढे और रियल ओनर को ढूंढ करके उसका सामान वापस करे। दूसरा, अगर उसको सामान को संभाल करके रखने में उसके कुछ पैसे खर्च हुए, फाइंडर के कुछ पैसे खर्च हुए हैं सामान को संभाल करके रखने में, तो उस केस में वो रियल ओनर से वो पैसे निकाल सकता है। उसके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन हां वो रियल ओनर से यह बात जरूर बोल सकता है कि भाई जब तक तुम मेरे खर्चे के पैसे नहीं दोगे तब तक यह सामान मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कि सामान को संभाल करके रखने का खर्चा 2/3 से ज्यादा है, जैसे अगर मान लीजिए सामान की कीमत थी 30,000, अब इस सामान को अगर हम अपने यहां संभाल करके रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कैसे भी रखते हैं, और उसका जो खर्चा है वो 2/3 से ज्यादा का हो रहा है, यानी मान लीजिए 20,000, 2/3 इसका कितना हुआ? 20,000 हुआ। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का है तो फिर उस सिचुएशन में फाइंडर क्या कर सकता है? फाइंडर के पास में यह भी राइट है कि वो उन गुड्स को बेच सकता है और बेच करके वो पैसा अपने पास में रख लेगा। जब रियल ओनर मिलेगा तो रियल ओनर को वो गुड्स वापस कर देगा। क्लियर? तो ये इसके की पॉइंट्स से फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के। हालांकि जब बेलमेंट वाला चैप्टर करेंगे, इसके बाद वाला जो बेलमेंट वाला पोर्शन है वो करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको तब डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। When a person finds goods belonging to another and takes them into his custody, लीगल प्रिंसिपल क्या है? द फाइंडर हैज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। अभी मैंने आपको बताया बेलमेंट का केस होता है तो वो बिल्कुल बेली की तरह से होगा, एंड मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड रिटर्न गुड्स टू द रियल ओनर या ट्रू ओनर। देखिए, ए फाइंड्स बीज लॉस्ट वॉलेट एंड कीप इट सेफली टू रिटर्न, ए मस्ट केयर फॉर इट लाइक अ बेली। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 72। मनी और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन, यानी कोअर्जन का मतलब क्या है? डरा करके, धमका करके, या गलती से, या कैसे भी अगर किसी दूसरे के पैसे या किसी दूसरे के गुड्स हमारे पास में आ गए तो ये हमारी लीगल ड्यूटी होती है कि हम उसको वापस करें। इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर किसी का सामान खो गया था और यहां पर गलती से या कोअर्जन के थ्रू हमारे पास में सामान आ रहा है। देखिए एक बार, when money or goods are delivered by mistake of fact or law or under coercion, the receiver must return or repay such money or goods। तो रिसीवर की ये ड्यूटी होती है कि वो रियल ओनर को वो गुड्स वापस करे, और अगर पैसे हैं तो वो पैसे वापस करे। देखिए, अ बैंक by mistake credits ₹5,000 to B's account, B must return it to the बैंक। अब बैंक ने क्या किया? गलती से उसके अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो यहां पर उसकी ड्यूटी बनती है कि बैंक को 5,000 रुपए वापस करेगा। तो ये 5 सेक्शंस किए, 68, 69, 70, 71, 72, ये सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एग्जांपल्स के साथ में देखिएगा।
उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब यहां पर हम लोगों का जनरल प्रिंसिपल वाला पोर्शन यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 वाला पोर्शन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेलमेंट, गारंटी, प्लेज, एजेंसी, ये सारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो तब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।